नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 18वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। मिस मालती के पिता दलाल थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, कर्ज दिलवाना, मामले तय करा देना उनका काम था। अब वह बेकाम हो गए हैं। सारे घर का और अपनी दो बहनों सरोज और वरदा का भार मालती पर आ गया। वो अपने पिता के शराब और कबाब के अपव्यय से चिढ़ती रहती थी। मालती ने शहर में अपने परिश्रम से विमेंस लीग स्थापित किया है, जिसमें मिस्टर मेहता महिलाओं के हक में भाषण देते हैं कि महिलाओं को पुरुष के अधिकार क्षेत्र में न आकर अपने प्राकृतिक अधिकारों का पालन करना चाहिए। उनके भाषण पर उनकी टीम के सभी सदस्य जैसे राय साहब, खन्ना, मिर्जा अपने अपने विचार देते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राय साहब ने तालियां बजाईं। हॉल तालियों से गूंज उठा। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी न होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए? जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसका माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है? संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निवारण नहीं। तो यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूं जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं और पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इन त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वही जादू बड़ी तेजी से चल रहा है। वह गृहिणी का आदर से त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह का पेशा नहीं बनना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजीं, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और सहचर्य में जोड़े रखता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर बहुत देर हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। मालती हंसी। आप क्यों ना बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं। नहीं तो मगर सारा उपदेश गरीब नारियों की सिर ही क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ का पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसीलिए कि वह बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार तो मुझे कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं।
मालती ने कटु होकर पूछा। कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं, तो कृपा करके अपने ताजे विचार बताइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा है आपके पास? खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए और वह तुनक उठी। बोले, ये नुस्खा तो मेहता साहब को ही मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बताना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती ही रहेंगी। मिसेस खन्ना बारामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह तो कर लीजिए, तब पूछूंगी कि नारियां क्या हैं। और आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे। उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूं। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुषों की बातें। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है? यही सोच रहा हूं कि किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कह कहा मारा, नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उनमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी उसका अभाव रहेगा। नारियों में आज जो विद्रोह है, इसका कारण पुरुषों के इन गुणों का शून्य हो जाना है। मिर्जा ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा और बोला, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह न लगाया वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिएगा। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताबी कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूं। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना ही चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से देखकर बोली, आप नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं, आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहां सरोज मेरी जान खाएगी। मैं इन लड़कियों से बड़ा घबराता हूं। नहीं नहीं, मैं आपका जिम्मा लेती हूं, वो मुंह भी न खोलेगी। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी नहीं, यह न होगा, मेरी कार सरोज को लेकर चल दी है, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठकर चले। कार चली। एक क्षण के बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दयी हो, मैं उसे आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, या आप भूल जाते हैं? मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजबान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उन मर्दों पर हंटर की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूं तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शह देती हो।
तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम उसे बड़े आसानी से सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उसके अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय व्यर्थ यह प्रसंग छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं है। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वह देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, वह मैं बयां करूं? आप दंग रह जाएंगे। तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उन्हीं से पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सका तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। मैं इस विषय में कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और ना पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं कर सकता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह कैसे अनुमान कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूती के नोक के बराबर नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती? क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता। मालती ने तुनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है। यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह। मालती का गला भर्रा आया। उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुमने मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर आप उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री को पुरुष के साथ देकर अंगुली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर भी इसकी परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दें, मैं न मानूंगी। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात थी क्या? आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे, और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी नहीं। तो उनसे कहिए कि अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आएं। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न ही मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी तरह जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया वह बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और भी तो पंच थे। मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा।
बको मत। तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था। जब तक सरकार को इत्तला न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना वसूल न करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का क्या हक है? इस डांट बांट के सिवाय इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आसामियों ने दबा लिया। मैं कहाँ जाऊं? क्या खाऊं तुम्हारा सर? यह लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदगी करने पर भी तुम्हें आज यह बात बतानी पड़ रही है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखीराम ने सिट पिटाकर कहा। 80 रुपये। नकद? नकद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिखा दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको और आपके उस जालिया पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इस इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखीराम ने दबी जबान में कहा। उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा। झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूब कर भी यह सफाई दो तो मैं मानने को तैयार नहीं। तुम लोगों ने उसे जरूर समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखीराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरण हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपये तो सबके सब गायब हो गए थे। होरी का मकान रहन लिख लिया गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का था, पर उसकी असली कीमत कुछ नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपये लिए मानने वाले नहीं थे। यही होरी जाकर रोया होगा। पट्टेश्वरी सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अकल काम न करती थी। एक दूसरे पर रोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पट्टेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रहना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा। इस मामले में तावान से ही गला न छूटेगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंध जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं? ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा है। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय से शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को न मारा, न पीटा, न कोई दबाव डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उसे इसका अवसर दिया गया। इसके लिए उस पर कोई अपराध नहीं लगा सकता। मगर नोखीराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपरी आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत अलग, 4-4 प्यादे हाजिर। बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ। और पट्टेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं,
तो बच्चे को लेने के देने पड़ जाएं। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दिया। संपादक ओंकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में ही रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी से 80 रुपये तावान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल दिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनकी ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकार नाथ को गिनकर 50 हंटर जमाएं और कह दें कि जहां वह पत्र छापना वहां यह समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकार नाथ ने यह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश पर कालीमा पुत जाएगी। ओंकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पंछी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात में कुछ ऐसी बातें कह डाली जो अभी तक उन्हें कांटों की तरह चुभ रही थी। कोई उन्हें दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असहाय था। और फिर अपनी ही पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका वह मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि कोई सिर पर आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं? मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है? उनके पास रुपये नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ियों वाली को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद की तो आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। कोई कुछ भी आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में वह आत्माभिमान क्यों नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवाय और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझें कि ओंकार नाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इन सारे तप और साधन का पुरस्कार उन्हें इसके सिवाय और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें? उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रतिभाशाली जीव हैं। काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं। लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसके देह में प्राण है वह आतयातियों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठे। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न ही कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया है और रौब में मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकार नाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा,
तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं है। संपादक अगर अपना कर्तव्य पूरा न करे तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलौरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ करना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैंडे का आदमी हूं। ओंकार नाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया था उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया था, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं अब तक आपको अपना मित्र समझता आया था, मगर अब आप ही लड़ने को तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूं? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपये देता हूं इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसे शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दिवाली, दशहरा, होली में मैं आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे भी समझाइए। क्या आप समझते हैं कि आपको छोड़कर सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बताइए कि अब तक आपको मेरी रियासत से कितना कुछ मिल चुका है। मुझे विश्वास है कि हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने आसामियों से दांड, तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह न समझिए कि आप ही किसानों की हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना आता है। मुझसे बढ़कर उनका कोई दूसरा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान में सैकड़ों आदमियों की जरूरतें हैं, कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्चा शायद आप यह जानते हैं। तो क्या मेरे घर रुपए फलते हैं? आएगा तो आसामियों के घर से ही। आप समझते होंगे कि जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालात का आपको ज्ञान नहीं है। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शाल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, तो कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनत। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों में मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तावान अभी तक देता जाता हूं। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूं उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं ना। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं? कितने गरीबों का खून हो रहा है? कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूं, प्रमाण सहित। ओंकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया है। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि 2-1 मौके पर आपने जमामर्दी दिखाई है,
लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और मुंह लाल न कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं, उसका शुभ परिणाम यही हुआ है कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो मैं आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपये न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपको जो संवाद मिला है वह गलत है, मगर साथ में यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और अपने सभी भाइयों की तरह मैं आसामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हजार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं और मैं भी। इससे क्या फायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें और खुद भी जेरबार हों। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकार नाथ ने उनका हाथ पकड़कर स्निग्ध भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सुलूक किए हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं कि सिद्धांत मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहो लिखो। मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं। कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो आसामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता। कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आगे से आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ भी विश्वास है तो इस बार क्षमा कर दीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह खुशामद न करता, उसे सरे बाजार पिटवाता। लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी क्या हस्ती, आप जिसे चाहे बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकार नाथ ने अनिच्छा भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा से नहीं आया था, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का इसमें कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई, लेकिन सेवा करने के लिए जीना भी तो जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श नहीं गिराना चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टार के चित्रों और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन वह तो अपनी नीति नहीं है। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओंकार नाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल, कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक ऐसा एक भी दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूं। राय साहब विदा हो गए। ओंकार नाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की कोई शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकार नाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 रुपये से ऊपर आ रहे थे।
यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।